Welcome you all in chemistry by Pradeep Kumar for 10+2. We are discussing the chapter haloalkanes and haloarenes and it is part 6 of this chapter, or in this video we will discuss the reactivity of haloalkanes, SN2 and SN1 mechanism. SN2 को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो SN2 की रिएक्टिविटी जो है डिफरेंट हेलोएल्केन्स के लिए कैसी है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। डिफरेंट हेलोएल्केन्स मींस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हेलोएल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है SN2 मैकेनिज्म के लिए कैसी होती है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, ये डिस्कस करेंगे हम। In SN2 mechanism, the reaction requires the approach of the nucleophile to the carbon bearing the leaving group. SN2 mechanism में न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन तक पहुंचना होता है जिसके ऊपर लीविंग ग्रुप लगा है। तो उस कार्बन तक के क्या वो आसानी से पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। यहां आप देख रहे हैं ये वो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन लगा है, और ये अगर इसको ग्रुप को देखें हम तो ये मिथाइल ग्रुप है, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं और इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन तक पहुंचना है। तो क्या ये आसानी से पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, इसमें हम देखते हैं ये इथाइल ग्रुप लगा है, हैलोजन के साथ इथाइल ग्रुप लगा है। ये है कार्बन जिस तक न्यूक्लियोफाइल को पहुंचना है, और इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं, और हमारे पास आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल में क्या है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है उस कार्बन के साथ यहां 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 1 हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, और ये हमारे पास है टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल में जिस कार्बन के ऊपर लीविंग ग्रुप यानी कि हैलोजन लगा है, इसने बाहर जाना है, उस कार्बन तक न्यूक्लियोफाइल को पहुंचना है, और इस कार्बन के साथ ग्रुप कौन कौन से लगे हैं, एक ये मिथाइल लगा है, एक ये मिथाइल और एक मिथाइल, मतलब 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। अब न्यूक्लियोफाइल इन चारों में से किस कार्बन के पास आसानी से पहुंच पाएगा, किसके पास नहीं पहुंच पाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। जिसके पास आसानी से पहुंच पाएगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, जिसके पास आसानी से नहीं पहुंच पाएगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो ये डिपेंड करता है कि उस कार्बन के साथ ग्रुप कैसे लगे हैं। अगर बड़ा ग्रुप लगा है तो न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचना आसान नहीं होता है। अगर ग्रुप बहुत छोटे लगे हैं तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से पहुंच पाएगा इस कार्बन के पास। तो इस तरह से रिएक्टिविटी इनके ऊपर डिपेंड करती है। इसको आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है और आपने उससे चाबी लेनी है, और वो बैठा है कमरे के बीच में, और कमरा जो है उसके दूसरे फ्रेंड्स से पूरा भरा हुआ है। तो आप दरवाजे के पास जाएंगे और वहां से खिसकते खिसकते तब आपको उसके पास पहुंचना पड़ेगा, तब आप वहां से चाबी ले लेंगे। तो ये एग्जाम्पल है टर्सरी ब्यूटाइल का। तो अगर उसी कमरे में उसके फ्रेंड्स बहुत थोड़े कम है, मतलब थोड़ी सी जगह है, तो आप जाएंगे और उससे चाबी लेकर के आ जाएंगे। अगर उस कमरे में फ्रेंड्स और कम है तो आपको जाना और आसान होगा, और अगर कमरे में 2-3 ही फ्रेंड्स उसके बैठे हैं तो आप सीधे दरवाजे से जाएंगे, उससे चाबी पकड़ेंगे और आ जाएंगे। तो इट मीन्स कि आपको सेंटर तक पहुंचने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनों को हटाना पड़ता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी रिएक्टिविटी। तो यही केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम लगे हैं, आसानी से न्यूक्लियोफाइल पहुंचेगा। यहाँ पे 1 मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ इसको पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे और मुश्किल होगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल होगा न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने के लिए जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप लगा है। तो इस तरह से इसका जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड है वो क्या है, मिथाइल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है SN2 के लिए, इथाइल की उससे कम, आइसोप्रोपाइल की उससे कम, और टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। और ये जो फैक्टर्स हैं इसको हम बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, कि कार्बन
के साथ लगे ग्रुप कितना हिंडर कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल को वहां तक पहुंचने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्सिट्यूएंट ऑन और नियर द कार्बन एटम हैव ए ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट। मिथाइल हैलाइड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली इन SN2 रिएक्शन बिकॉज देयर आर ओनली द 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम। मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे 3 ही हाइड्रोजन हैं कार्बन के साथ। और इसी तरह से टर्सरी हैलाइड आर द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स बल्की ग्रुप बिकॉज बल्की ग्रुप्स हिंडर द अप्रोचिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। टर्सरी हैलाइड में क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके साथ बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं और न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक नहीं पहुंचने देते हैं, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या आएगा? प्राइमरी हैलाइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंडरी हैलाइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टर्सरी हैलाइड। मींस टर्सरी हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम और प्राइमरी हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। अब है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मींस SN1 रिएक्शन। SN1 का मतलब जैसा हमने पहले भी बताया था आपको कि जो रिएक्शन का रेट है वो एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। SN1 reactions are generally carried out in polar protic solvent। और polar protic solvent कौन है? जैसे वाटर है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, एटसेट्रा। मींस जो SN1 रिएक्शन है उसको जब हम करवाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट डालना पड़ता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मींस ऐसा सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव आयन को लिबरेट करता हो या H पॉजिटिव आयन देता हो। जैसे आप यहां रिएक्शन देख रहे हैं, ये हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है और दिस इज सबस्ट्रेट और यहां पे OH नेगेटिव मींस हाइड्रोक्साइड आयन। ये न्यूक्लियोफाइल है और प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 OL। दिस इज प्रोडक्ट एंड Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन इज द लिविंग ग्रुप। सबस्ट्रेट अटैकिंग रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट एंड लिविंग ग्रुप। ये जो रिएक्शन है इट फॉलो द SN1 मैकेनिज्म। द रिएक्शन बिटवीन द टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन yields tertiary butyl alcohol and follows the first order kinetics। the rate of reaction, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब कि जो रेट है रिएक्शन का वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और वो कौन सा रिएक्टेंट है? दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका जनरल नेम है और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम है। सो दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होगा? इन फर्स्ट स्टेप द पोलराइज्ड C-Br bond undergo slow cleavage to produce a carbocation and a bromide ion। पहले स्टेप में क्या होता है? जो पोलर बॉन्ड है किस किस के बीच में? कार्बन और Br के बीच में। पोलर बॉन्ड है, आपको पता है इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि Br की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ये बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड होता है। तो इसको तोड़ना है, धीरे धीरे टूटता है ये, और जब टूट जाएगा तो ब्रोमाइड आयन बनेगा और कार्बोकेटाइन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पे आप देखिए हमारे पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही है और साथ में ब्रोमाइड आयन बाहर निकल रहा है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकेटाइन कहते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट में से एक की कंसंट्रेशन को खत्म करना पड़ता है। मींस Br नेगेटिव को हमें यहां से हटाना पड़ेगा और हटाने के लिए ही हम जो है प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि वहां से H पॉजिटिव आएगा, ये Br नेगेटिव है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके HBr बन जाएगा। ये इसको हम सॉल्वेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन भी बोलते हैं। तो इस तरह से
इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजा जाता है। द कार्बोकेटाइन दस फॉर्म्ड इज देन अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल इन स्टेप टू कंप्लीट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटाइन बना है अब इसको अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग रिएजेंट। न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव मींस हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करके इसके साथ जुड़ जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाता है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 OR, और इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। स्टेप 1 इज द स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल। पहला स्टेप जो है स्लो भी है, रिवर्सिबल भी है, इसलिए रिएक्शन का रेट फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही डिपेंड करता है। और फर्स्ट स्टेप में हमारे पास रिएक्टेंट एक ही है, कौन सा है, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है। इसी की कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो SN1 टाइप का है। इट इन्वॉल्व्स द CBr bond breaking, for which the energy is obtained through the solution of the halide ion with the proton of protic solvent। अब यहां पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है, इस बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी कहां से आ गई, क्योंकि यहां पे आपके पास ब्रोमाइड आयन बनेगा, ब्रोमाइड आयन की सॉल्वेशन हो जाएगी H पॉजिटिव के साथ। सॉल्वेशन से जो एनर्जी निकलेगी वो यहां पे अगले CBr बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूटिलाइज होती है। Since the rate of reaction depend on the slowest step, the rate of reaction depend only on the concentration of the alkyl halide and not on the concentration of hydroxide ion। तो इस तरह से रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, ये तो फास्ट है। In second step, the nucleophile can attack in 2 ways, either from left or from right of the carbocation plane। सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो 2 तरह से अटैक कर सकता है, लेफ्ट से भी राइट से भी। किसके लेफ्ट और राइट, कार्बोकेटाइन की जो प्लेन है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, एक कार्बोकेटाइन इसकी प्लेन है, ये लेफ्ट से अटैक कर रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन इसकी प्लेन और यहां से अटैक कर रहा है, तो फ्रॉम लेफ्ट एंड दिस इज द अटैक फ्रॉम राइट। अब अगर लेफ्ट से अटैक करेगा तो यहां पे जुड़ेगा, इस डायरेक्शन में जुड़ेगा, और अगर राइट से अटैक करेगा तो इस डायरेक्शन से जुड़ेगा, राइट से जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का बनेगा, और जो राइट से अटैक करने पे प्रोडक्ट बनेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी आएगी, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है, मतलब लिविंग ग्रुप राइट से गया, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से अटैक किया, लेफ्ट से जुड़ा, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और अगर जिधर से लिविंग ग्रुप गया है उधर से ही न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 तरह से प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इन्वर्सन हो रही है कॉन्फ़िगरेशन की, जैसी SN2 मैकेनिज्म में हुई थी, और एक रिटेंशन हो रही है कॉन्फ़िगरेशन की। रिटेंशन मतलब जैसी कॉन्फ़िगरेशन पहले थी वैसा ही अरेंजमेंट, एक गया दूसरा वही लगा। यहाँ पे राइट से गया है और लेफ्ट से न्यूक्लियोफाइल लगा है। इफ इट अटैक फ्रॉम लेफ्ट then there is the inversion of configuration, and if it attack from right then there is the retention of configuration। so in product, अब प्रोडक्ट में क्या होगा, रिटेंशन वाला बनेगा या इन्वर्सन वाला बनेगा। so the in product there is the formation of racemic mixture, मिक्सचर बनता है दोनों का, which contains these 2 forms, जिसमें दोनों फॉर्म होती है। ये देखिए, ये इन्वर्सन वाली है, ये रिटेंशन वाली है। तो जो मिक्सचर है इसको हम क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं हम इसको। अब बात करते हैं हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जितना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ग्रेटर विल बी इट्स एस ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, उतना ही आसानी से वो बनेगा, एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, और इस तरह से रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। हमारे पास ये टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अब
इनमें से टर्सरी कार्बोकैटाइन सबसे स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल है और प्राइमरी सबसे कम स्टेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटाइन में 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं और आपको पता है एल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं इस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सेकेंडरी में 2 ही एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं इस कार्बन को। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है वो टर्सरी की अपेक्षा ज्यादा होगी और यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है, एक ही इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इसकी अपेक्षा ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है और स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो टर्सरी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, सेकेंडरी की उससे कम और प्राइमरी की उससे कम। तो SN1 मैकेनिज्म जो है टर्सरी कार्बोकैटाइन सबसे फास्ट शो करता है, उससे कम सेकेंडरी करेगा और उससे कम प्राइमरी करेगा। In case of alkyl halide, tertiary alkyl halide undergo SN1 reactions very fast because of high stability of 3 degree carbocation या tertiary carbocation। tertiary alkyl halide जो है वो SN1 मैकेनिज्म या SN1 रिएक्शन फास्टली शो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटाइन उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। So we can sum up the order of reactivity of alkyl halides towards SN1 and SN2 reaction as follow। अब रिएक्टिविटी alkyl halide की SN1 रिएक्शन के लिए कैसी रहेगी, SN2 रिएक्शन के लिए कैसी रहेगी, उसको हमने यहाँ दर्शाया है, आप देख सकते हैं। SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी इस तरह से बढ़ रही है SN2 रिएक्शन के लिए, मीन्स टर्सरी हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम, सेकेंडरी हैलाइड की SN2 के लिए उससे ज्यादा, प्राइमरी हैलाइड की उससे ज्यादा और मिथाइल हैलाइड की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन के लिए ये ट्रेंड उल्टा है, मींस मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन के लिए सबसे कम, प्राइमरी हैलाइड की उससे ज्यादा, सेकेंडरी हैलाइड की उससे ज्यादा और टर्सरी हैलाइड की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो मींस टर्सरी हैलाइड जो है वो SN1 रिएक्शन को प्रेफरेंस देता है और प्राइमरी हैलाइड या मिथाइल हैलाइड SN2 रिएक्शन को प्रेफरेंस देता है। ये हमने इनके मैकेनिज्म में भी देखा पीछे, क्यों देता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स सो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अभी जो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड है, हमने एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड पहले पढ़े हैं, उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन बनता है, स्टेप 1 में जो कार्बोकैटाइन बनेगा दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, उसकी स्टेबलाइजेशन होती है रेजोनेंस की सहायता से। मीन्स जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो रेजोनेंस शो करेगा और रेजोनेंस शो करेगा तो वो स्टेबल होगा। तो इसलिए एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड जो है SN1 रिएक्शन जो है वो शो करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन ज्यादा होती है। यहाँ पे आप देखिए एलाइलिक ग्रुप है ये, यहाँ से हैलोजन को हटा दिया है, कार्बोकैटाइन बन गया है। तो रेजोनेंस कैसे शो करता है? क्योंकि एलाइलिक ग्रुप क्या होता है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है उससे अगले वाले कार्बन के साथ डबल बाउंड होता है, उसको हम एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस किसकी होगी? इस पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कभी इस कार्बन के ऊपर आ रहा है, कभी इस कार्बन के ऊपर आ रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे भी आप इस पिक्चर की सहायता से भी देख सकते हैं इसको। दिस इज एलाइलिक ग्रुप, यहाँ सारे बॉन्ड रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ गया है यहाँ पे। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा मीन्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर
इस और इस कार्बन के बीच में भी होगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस और इस कार्बन के बीच में भी होगा। देखिए डॉटेड लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस एलाइलिक ग्रुप। इसी तरह से बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड में भी क्या है, यहाँ से हमने हैलोजन को हटा दिया है, CH2 विद पॉजिटिव चार्ज बचा है, बना है यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट की रेजोनेंस होती है। पाई बाउंड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। अगले वाले स्ट्रक्चर में अगले वाला पाई बाउंड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ गया, फिर पाई बाउंड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दोबारा ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और लास्ट में क्या होगा, दोबारा ये बाउंड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी बेंजाइलिक हैलाइड में भी जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो रेजोनेंस की सहायता से उसकी स्टेबलाइजेशन हो रही है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। फॉर ए गिवन एल्काइल ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स RX follow the same order in both the mechanism. RI is greater than RBr is greater than RCl is greater than RF। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की एल्काइल हैलाइड की, तो दोनों मैकेनिज्म के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो यही है, आइडो एल्केन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्रोमो एल्केन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरो एल्केन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरो एल्केन। मीन्स रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, RI की, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, RF की। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। आपको दो पेयर कंपाउंड के दिए होंगे और उनमें आपने बताना है कि SN2 जो रिएक्शन है वो फास्ट किस में होगा, क्या पहले में या दूसरे में। जैसे ये दो पेयर हैं आपके पास, ये आपके पास क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल मीथेन है और ये आपके पास क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। इन दोनों में से SN2 मैकेनिज्म फास्ट किसके साथ होगा, किसके साथ, मीन्स क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल मीथेन। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के पास पहुंचना है और इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन लगे हैं, एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा है। अगर हम इसकी बात करें तो न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे पहुंचना है और इसके साथ यहाँ पे भी CH2 लगा है, यहाँ पे भी CH2 लगा है। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इस कार्बन में ज्यादा है, इस कार्बन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए इट इज प्राइमरी हैलाइड एंड देयरफॉर अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। अब अगर हम इन दो की बात करें, ये हमारे पास आइडोब्यूटेन है और ये हमारे पास क्लोरोब्यूटेन है, तो इन दोनों में से आइडोब्यूटेन जो है फास्ट SN2 रिएक्शन शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन जो है इट इज द बेटर लिविंग ग्रुप। क्यों है बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है और इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम है, सो इट विल रिलीज्ड एट ए फास्टर रेट इन प्रेजेंस ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। अब है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 आइसोमरिक ब्रोमोब्यूटेन इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ब्रोमोब्यूटेन आइसोमरिक फॉर्म्स, 4 आइसोमरिक फॉर्म है इसकी। उन 4 आइसोमरिक फॉर्म में से बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 के लिए क्या होगी और SN1 के लिए क्या होगी। तो पहले देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। 4 आइसोमरिक फॉर्म कौन कौन सी होगी, पहला है ब्रोमोब्यूटेन और दूसरी फॉर्म है इसकी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन और तीसरी है इसकी 2 ब्रोमोब्यूटेन और चौथी क्या होगी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये 4 आइसोमरिक फॉर्म्स हैं। अब इन 4 आइसोमरिक फॉर्म में SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। SN2 में आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल को जिस कार्बन के साथ Br लगा है उस कार्बन तक पहुंचना है, तो उस कार्बन तक पहुंचने के लिए उसके साथ ग्रुप क्या लगे हैं उनको देखना पड़ता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है रिएक्टिविटी।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कार्बन के साथ एक प्रोपाइल ग्रुप लगा है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं और एक ए ग्रुप लगा है। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है और दूसरा इथाइल ग्रुप लगा है, और इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो इस तरह से इस कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल आसानी से पहुंचेगा। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी होगा और इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होगी न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसका इसी तरह से है, दिस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस। तो 1-bromoबुटेन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। अब बात करते हैं, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन सा है? जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है। अब बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म की जो रिएक्टिविटी है वो इससे उल्टी है। वो क्यों है? क्योंकि SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। 2 स्टेप रिएक्शंस होता है इसमें। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन जनरेशन होती है और सेकंड स्टेप में फिर जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है कार्बोकैटाइन के ऊपर। तो पहले स्टेप में कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन जनरेट होगा, Br नेगेटिव अगर बाहर चला गया, पॉजिटिव चार्ज, टर्सरी कार्बोकैटाइन बनेगा, इट इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा और ये आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटाइन और ये भी आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटाइन। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी में 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। यहाँ पे एक मिथाइल, एक इथाइल, एक हाइड्रोजन लगा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे आपके पास इस कार्बन के साथ प्रोपाइल ग्रुप लगा है। तो इस तरह से इस कार्बोकैटाइन की रिएक्टिविटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम। तो ये SN1 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिविटी इसकी है, उससे कम इसकी और सबसे कम इसकी रिएक्टिविटी है SN1 मैकेनिज्म के लिए। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटाइन फॉर्म। अब हमारे पास आते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।